Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे एक उसमें है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारा एक टॉपिक जो है ये कल से रिलेटेड है, ये रह गया था, ये मैं जरा आपसे भी पूछूंगा भी सही। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं। और इन केमिकल स्पीशीज में हम डिस्कस करेंगे आयन, मॉलिक्यूलर आयन और तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास होगा फ्री रेडिकल। तो हम कोशिश करेंगे इन दो टॉपिक्स को मुकम्मल तौर पे जो है वो आज पढ़ने, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा जो है वो केमिकल स्पीशीज। अब ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास केमिकल फार्मूले जो हैं ये दो किस्म के हैं। अक्सर जो हम यूज करते हैं, मे भी आप कहीं अगर और चीजें देखेंगे तो आपको और भी केमिकल फार्मूलाज नजर आ जाएंगे। तो मेन ये दो हैं, उनमें से एक जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला और जो दूसरा हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कल हमने इसको डिस्कस किया था। और ये कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये कंपाउंड्स का है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कंपाउंड जो है वो दो तरह के पॉसिबल हैं, या वो कोवेलेंट होंगे या फिर जो है वो आयनिक होंगे। अगर वो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लाजमी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखें, नाम से ही जाहिर है मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ मॉलिक्यूल्स का होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का। मसलन H2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, N2 एक मॉलिक्यूल है, O3 ओजोन एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, C6 H6 एक मॉलिक्यूल है, C6 H12 O6 ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनके फार्मूले को हम कह देंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं, या तो इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जैसे ये केस है। अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स उसमें मौजूद हैं तो ये मॉलिक्यूल तो है। मॉलिक्यूल के साथ साथ हम इनको ये भी कह देंगे कि ये कंपाउंड भी हैं। और ये जो मैंने पहले लिखे हैं ये भी मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल जो आ रही है H2 मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, लिहाजा ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है। Cl2 दोनों एटम क्लोरीन के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड ना हुआ। इसमें भी एक ही एलिमेंट के एटम है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम हैं, तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन कंपाउंड्स नहीं है।
और ये जो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल्स भी हैं और ये कंपाउंड्स भी हैं कि इसमें दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो यूज हो रहे हैं। बहरहाल आपके पास जो भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो या ना हो, उसमें टोटल तादाद जो है कितनी मौजूद है एटमों की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, रियल नंबरिंग आप उसको कह लें, टोटल नंबर कह लें, आप एटम्स की कह लें, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की कह लें। अगर वो कंपाउंड है तो अगर आप ऐसा करते हैं कि उनकी रियल नंबरिंग जो है वो आप जाहिर कर देते हैं, ऐसे फार्मूले को हम नाम देंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे हमारे पास C6H6 है, ये सिंपल रेशो नहीं है, ये हकीकी तादाद यहाँ लिखी जा रही है कि इस कंपाउंड में ये मॉलिक्यूल भी है। आप इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, आप इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कि इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन जो है वो भी 6 है। तो ये रियल तादाद बताई जा रही है, तो इसको हम कह देंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब क्योंकि ये कंपाउंड है तो इसका इंपीरियल फार्मूला भी हो सकता है, और इंपीरियल फार्मूला आप सिंपल रेशो लेंगे तो ये CH बने, लेकिन इंपीरियल फार्मूला सिर्फ कंपाउंड्स का होगा। और एग्जांपल हम लेते हैं C2H2, ये कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। C2H6 ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। अब यहाँ पे आपके पास रेशोस नहीं है, ना यहाँ पे रेशो है और ना ही ये नंबरिंग आप में के पास रेशो में है। तो अगर हम इनके रेशो लें तो ये रेशो 1:3 बनती है, ये इसकी रेशो लें 1:1 बनती है। तो यहाँ पे आप पास जो है वो टोटल नंबरिंग उन्होंने बता दी है कि टोटल एटम्स हैं वो कितने मौजूद हैं, टोटल एटम्स हैं वो कितने मौजूद हैं। लिहाजा ये जो फार्मूलास ऊपर लिखे हैं मैंने, ये फार्मूलास आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूलास हैं। अब क्योंकि ये कंपाउंड है तो आप इनकी रेशो ले सकते हैं। कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, रेशो लेंगे तो 1:1 आई। कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का एटम भी 1 हो गया, तो लिहाजा CH भी इसका एक फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले को हम कह देंगे कि ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है। ये आपके पास कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, और क्योंकि ये कंपाउंड है तो आप इसका इंपीरिकल फार्मूला भी ले सकते हैं। आप रेशो ले लें इसके एटमों में, कार्बन आपके पास 2 है, हाइड्रोजन जो आपके पास 6 है, इनकी रेशो लें 1:3 आया, तो कार्बन आपके पास 1 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास हो गया 3। तो ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है। तो अब ये हुआ कि हमारे पास इन कंपाउंड्स का, क्योंकि ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनके फार्मूला भी हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास जो भी स्पीशीज है उसमें जो एटमों की टोटल तादाद है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की या एक ही एलिमेंट की, तो वो आप रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं, मसलन जैसे Cl4 है, O2 हो गया, चलो मैं O3 भी लिख देता हूँ, Sn2, ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। लिहाजा अब जो हमारे पास ये फार्मूलास लिखे गए हैं ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास हैं, क्योंकि ये टोटल तादाद को शो कर रहे हैं।
अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि क्लोरीन का एम्पिरिकल फार्मूला बताएं तो वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो Cl बता दें। याद रखिए इनका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, रीजन कि ये कंपाउंड ही नहीं है। अगर कंपाउंड होगा तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, अगर वो कंपाउंड नहीं है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। अब ये तो हमारे पास जो भी फार्मूला होगा अगर वो कंपाउंड है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जैसे हमारे पास C6H6 कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। अगर ऐसा है कि ये कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है, अगर मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अगर ये कंपाउंड है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी आ सकता है। वो कौन सा आ गया? CH। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। C से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और क्योंकि ये कंपाउंड है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। यानी कि रेशियो ले रहे हैं तो ये रेशियो हमारे पास बनती है CH2। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर हम इसको इसमें चेंज करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। इसी तरह अगर इसको चेंज करना चाहें हम इसमें, इसको भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं, C2H2CH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूले से बड़ा होगा, और हमें किसी डिजिट पूरे होल नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे CH से अगर आप बनाना चाहते हैं C6H6 तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा C6H12O6। CH हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा C2H2। हम इनको फिर यूं भी लिख सकते हैं कि किसी भी एम्पिरिकल फार्मूले को अगर आप किसी डिजिट से, ये सूटेबल डिजिट हमें ढूंढना पड़ेगा, 6 है 2 है कौन सा है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेने लगा हूं, H2O। H2O जो है ये कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और क्योंकि ये कंपाउंड है कि इसमें 2 किस्म के एलिमेंट्स के एटम इस्तेमाल हुए हैं तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो 1 है। हम इससे फर्दर सिंपल इसको कर ही नहीं सकते, तो याद रखें इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह देते हैं कि H2O जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि रेशियो बनने रही है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। या कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला है लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो है दूसरे लफ्ज में इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। अब अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में आना चाहें तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं
ये एम्पिरिकल फार्मूले को जब हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। और ये नंबर जो है ये कितना हो सकता है, ये आपके पास 1 भी हो सकता है, ये नंबर आपके पास 2 भी हो सकता है, ये नंबर आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो फार्मूला हमने बनाया है, ये फार्मूला सिर्फ उन स्पीशीज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो मॉलिक्यूल्स भी हैं और जो कंपाउंड्स भी हैं। याद रखें, अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो मॉलिक्यूल तो है, तुम ये तो हेलो, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने भी अभी अच्छा जो मॉलिक्यूल तो हो, कंपाउंड ना, तो इनके लिए आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। रीजन कि अगर वो कंपाउंड नहीं है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आम रिलेशन चलता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू सम नंबर, या हम इसको बात का यूं भी लिख देते हैं क्या, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये फार्मूला रिलेशन सिर्फ आप उस वक्त यूज करेंगे या उन स्पीशीज के लिए आप यूज करेंगे जो स्पीशीज आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हैं और वो आपके पास सही हो गया। ये कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं देखता हूँ अगर इनको म्यूट कर सकता हूँ तो। एक मिनट थोड़ा होल्ड करें। चलो नहीं हो रही। तो ये आपके पास हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है केमिकल स्पीशीज। एक छोटी सी और टर्म है मैसेज के लिहाज से है, मॉलिक्यूलर मैसेज और फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस जो है ये आप यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, और फार्मूला मैस जो है ये आप टर्म इस्तेमाल करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। इसमें एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स आ रहे हैं, तमाम एटमों के मैसेज का अगर आप सम ले लेते हैं तो सम जो भी बनेगा उस सम को, जो भी मैस बन रहा है उस मैस को हम कह देंगे कि ये मॉलिक्यूलर मैस है। मसलन वाटर को लेते हैं, मैं यहाँ जरा बॉक्स में लिख रहा हूँ, मैसेज इनके लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन के एक एटम का मैस होता है 1 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है 16 AMU। कार्बन के एक एटम का मैस होता है 12 AMU। क्लोरीन के एक एटम का मैस होता है 35.5 AMU। सोडियम के एक एटम का मैस होता है 23 AMU। अब ये हम पहले एग्जांपल लेते हैं वाटर की। तो वाटर में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का मैस हो जाएगा 2 AMU। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का मैस हो जाएगा 16 AMU। दोनों को आप ऐड अप कर लेते हो जाएगा 18 AMU। तो ये आपके पास मैस आ रहा है वाटर का। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो हम इस मैस को नाम दे देंगे कि ये मॉलिक्यूलर मैस है। HCl की तरफ आ जाए, इसमें हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का मैस 1 AMU है। क्लोरीन 1 है और क्लोरीन का मैस 35.5 है AMU। तो टोटल मैस आपके पास हो गया
36.5 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया HCl का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर हम लेना चाहें तो इसमें कार्बन जो है वो एक है, एक कार्बन का मास होगा 12 AMU। ऑक्सीजन जो है वो 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का हो जाएगा 30 AMU। तो ये टोटल मास हो जाएगा 40 मैसेज हमने मालूम किए हैं, ये मॉलिक्यूल्स के मैसेज हैं, तो इन मैसेज को हम कह देंगे मॉलिक्यूलर मैस। और इसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं कि मॉलिक्यूल जो आपके पास है उसमें जो एटम्स आ रहे हैं सेम आ रहे हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आ रहे हैं, तमाम एटमों के मैसेज जो हैं उनका आप सम कर लें। सम करने के बाद जो आपके पास टोटल मैस बनेगा उस टोटल मैस को हम कह देते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मैस है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स है। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरफ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते। एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता हूं, NaCl। हम इनको मॉलिक्यूल्स भी नहीं कहते, हम इन्हें कहते होते हैं फार्मूला यूनिट। ये अभी मैंने आपसे पूछी भी थी टर्म, ये है फार्मूला यूनिट। अब इसका मैस अगर हम निकालना चाहें तो इसका मैस हमारे पास आएगा, सोडियम जो है वो है 23 AMU, दूसरा क्लोरीन है और क्लोरीन का मैस है 35.5 AMU। तो टोटल मैस जो हमारे पास आया वो आया 58.5 AMU। अब इस मैस को हम मॉलिक्यूलर मैस नहीं कह सकते, रीजन कि ये मॉलिक्यूल नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर इसके मैस को हम क्या कहेंगे? ये फार्मूला यूनिट है तो इसके मैस को हम कहेंगे फार्मूला मैस, फार्मूला यूनिट के लिहाज से। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसके में जो भी एटम आ रहे हैं तमाम एटमों के मैसेस का सम करेंगे, जो मैस आएगा उसको मॉलिक्यूलर मैस कह दिया जाएगा। और आयनिक कंपाउंड में जो आयंस आ रहे हैं या एटम्स आ रहे हैं उनके मैस का सम करेंगे, जो आंसर आएगा उस मैस को हम कह देंगे फार्मूला मैस। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मैस जो है वो मॉलिक्यूल्स का होगा और फार्मूला मैस जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का होगा। तो ये एग्जाम्पल भी इसके आपकी बुक में होंगे, वहां से आपने कर लेना इनको। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल स्पीशीज। और इन केमिकल स्पीशीज में सबसे पहली स्पीशीज जो है वो हमारे पास है आयन। जी, तो ये आपके पास हो गया आयंस। ठीक हो गया सर। अब ये कि आयंस क्या होते हैं, ये फैराडे ने टर्म यूज की थी, आवारागर्दी इसके मानी बनते हैं, जो घूमता फिरता रहे। लेकिन हम इसके जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के लिहाज से इसके मीनिंग लेते हैं वो ये एनी स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज। एनी केमिकल स्पीशीज, एनी केमिकल स्पीशीज का मतलब ये है कि वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। मेरा जो भी है एटम है, मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, अगर उस पे कोई चार्ज है तो हम उसे कह देंगे ये आयन है। तो आयन की डेफिनेशन हम यूं कर लेते हैं, एनी केमिकल स्पीशीज कैरिंग चार्ज। अब ये चार्ज मैंने मेंशन नहीं किया, और जब ये मैं मेंशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये चार्ज कोई भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। केमिकल स्पीशीज मैंने कह दी है, मेंशन किया क्या चीज, तो आप समझ सकते हैं कि ये एटम भी हो सकता है,
ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम चार्ज के लिहाज से देखें तो हमारे पास आयन्स जो हैं वो दो किस्म के हो जाएंगे, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये दो किस्म के आयन होते हैं। इन आयन्स को हम नाम भी देते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हो, नहीं तो मैं ये बता देता हूं। हमारे पास बिजली की दो तारें होती हैं। एक वायर जो है या तार जो है उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, और दूसरी जो वायर है उसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव वायर है। अब जो पॉजिटिव वायर होती है इसको हम नाम देते हैं कि ये एनोड है, और जो नेगेटिव वायर होती है इसको हम नाम देते हैं कि ये कैथोड है। अब फर्ज करें कि सॉल्यूशन में या नीचे जो हमारे पास वायर जिसमें मैंने डिप की हुई है उसमें आयन्स हमारे पास हैं, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। नेगेटिव आयन जहां भी होगा वो भाग के पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा नेगेटिव आयन जो है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो हम नेगेटिव आयन को कहते हैं कि ये एक ऐसा आयन है जो एनोड की तरफ आता है, तो हम इसे नाम देते हैं एनाइन। एन फ्रॉम एनोड, आगे आयन आ गया। पॉजिटिव आयन हमेशा भाग के नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसको खींचेगा। इसलिए पॉजिटिव आयन को हम नाम देते हैं कि ये आयन है जो किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड से हमने ले लिया कैट, तो लिहाजा ये हमारे पास बन गया कैटायन। ये आपने टर्म अभी याद रखनी है कि जहां कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि ये एनाइन है तो आपने समझ जाना है कि ये नेगेटिव आयन है, क्योंकि ये एनोड तरफ जा रहा है, पॉजिटिव तरफ। और कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि ये कैटायन है तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा है जी, पॉजिटिव आयन। अब यदि ये आयन बनते कैसे हैं, एक एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट कोई एटम है, इसमें प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो वो मैंने ये बना दिए। 4 जो है वो मैं बाहर बना देता हूँ ये। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन होते हैं इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अब अगर हम इसको ऐसा होल एटम को देखें तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव जो है वो भी 6 है, और जो नेगेटिव चार्ज है टोटल वो भी हमारे पास 6 है। तो ओवरऑल चार्ज कितना बना, तो वो 0 बना, मतलब ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें किसी भी तरीके से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम निकाल देते हैं। फर्स्ट थिंग ये इलेक्ट्रॉन जो है मैं निकालने लगा हूं इसको। अब सॉरी, ये सारे चले गए, ये चला गया एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए हैं 5, नेगेटिव हो गए 5, और पॉजिटिव वही 6 के 6 पड़े हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर बैठता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे बैठता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, विथड्रॉ हो जाते हैं, जो भी टर्म आप यूज कर लें यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आपके पास पॉजिटिव आयन बनेगा। और पॉजिटिव आयन को हम नाम देते हैं कैटायन। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि कैटायंस जो हैं वो कैसे बनते होते हैं। तो कैटायंस बनते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और ये कैटायन जो हैं, अक्सर कैटायन जो हैं, ज्यादातर कैटायन जो हैं वो मेटल से बनते हैं। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मोस्टली कैटायंस जो हैं वो किन एलिमेंट्स के होते हैं, तो वो मेटल्स के होते हैं। इसी तरह एक और एटम लेते हैं, चलो वही एटम लेते हैं, उसमें प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी आप सपोज करें 6 हैं।
2 3 4 5 एंड 6। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इनके टोटल चार्जेस देखना चाहें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो नेगेटिव 6 हो गया, प्रोटॉन जो है वो 6 हैं तो पॉजिटिव भी 6 हो गया। ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना आ गया 0, तो हम ये कह देंगे कि ये एटम अभी न्यूट्रल है। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया कि हमारे पास इस में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए हैं 7। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज हो गया 7, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आयन बन गया। लेकिन नेगेटिव आयन उस वक्त बनेगा जब इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर होंगे, और नेगेटिव आयन को हम नाम क्या देते हैं, एन आयन। और ये एन आयन मोस्टली किन के बनते हैं, नॉन मेटल्स। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो हम यूं समराइज इसको कर सकते हैं, एटम्स और किन के, मोस्टली मेटल्स के। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। एटम्स स्पेशली किन के, नॉन मेटल्स के। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज इन पे आता है इनको हम एक स्पेशल नेम देते हैं और वो है एनाइन, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उनको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, कैटाइन। रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मसलन फर्स्ट को ये हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा H पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा H पॉजिटिव। इसी तरह अगर हमारे पास Cl है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको दे दें तो इन दोनों के इकट्ठे होने से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ये बन जाएगा O-। सोडियम है, अगर इस इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये आप पास हो गए। ये पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंसेस एटम और आयन में। एटम और आयन, मैं एग्जांपल लेता हूं, तो मैं इसको जरा दोबारा करता हूं। इधर ले लेते हैं एटम और इधर ले लेते हैं आयन। एटम हमारे पास है, फर्ज करें ये वाला, कि जिसमें हमारे पास प्रोटॉन जो हैं वो 6 हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 6 हैं। आयन क्या होगा, कि प्रोटॉन तो वही 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं या निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 5 होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन चाहे वो उसमें ऐड हो गया है तो फिर इलेक्ट्रॉन चाहे वो आपके पास होंगे 7। सही हो गया। अब हम डिफरेंसेस लेते हैं। पहला डिफरेंस, एटम न्यूट्रल होता है और आयन जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को हम नाम देते हैं कि ये कैटाइन है, और नेगेटिव को हम नाम देते हैं कि ये एनाइन है। सेकंड पॉइंट, एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, और जो हमारे पास आयंस होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट, एटम्स जो हैं हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएं, किसी से रिएक्शन ना करें, जैसे हीलियम के एटम है, और हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करें, हो सकता है कर जाएं, हो सकता है ना करें, जैसे हाइड्रोजन है, बाकी हैं क्लोरीन है एटसेट्रा। आयंस जो है ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। वजह कि इस पे चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये फौरन किसी से जुड़ जाएगा। पॉजिटिव फौरन किसी नेगेटिव से जुड़ जाएगा, नेगेटिव फौरन किसी पॉजिटिव जुड़ जाएगा। जबकि जो आपके पास एटम होता है जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसके पास नेगेटिव है तो भी इससे कोई असर नहीं होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर इसके पास पॉजिटिव कोई आता है तो भी ये उससे शायद आसानी से ना जुड़े क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं। तो आपसे चार्जेस की कमी की वजह से ये हो सकता है ये ना रिएक्शन करे। फोर्थ पॉइंट, कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं रिलेटिवली टू आयनिक, और ये इतने स्टेबल नहीं होते। तो ये रिएक्शन का ये फौरन रिएक्शन करेंगे, और जो रिएक्शन कर जाता है वो हमारे पास स्टेबल नहीं होता। ये चार डिफरेंसेस है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर आयन। अब ये देखें, मैं जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने आयन की डेफिनेशन यूं की थी कि आयन वो केमिकल स्पीशीज हैं जिन पे कोई चार्ज, चार्ज दो तरह का पॉजिटिव हुआ पॉसिबल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी हमने पढ़ लिया। केमिकल स्पीशीज जो है ये तीन तरह की पॉसिबल है, या वो एटम हो सकते हैं और ये हमने पढ़ लिया अभी, या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। पहला पढ़ लिया हमने एटम। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम उसे नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो आप ये कह सकते हैं कि हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली आयन की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं केमिकल स्पीशीज के लिहाज से। एटम वाले आयन हमने पढ़ लिए, अब मॉलिक्यूल वाले आयन जो हैं वो हम डिस्कस करने लगे। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो जाएंगे, यूं लिख सकते हैं हम इसमें। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो वहां चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये भी दो किस्म के मॉलिक्यूलर आयन हो गए। अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन है तो हम इसको नाम देंगे कि ये कैटाइन है, मॉलिक्यूलर कैटाइन है, और अगर नेगेटिव है तो हम इसको नाम देंगे ये मॉलिक्यूलर एनाइन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये
कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो पॉजिटिव बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिव आयंस बहुत कम है। यूं कह रहे हैं कि ना होने के तकरीबन बराबर है। पॉजिटिव आयन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और ये बनाए कैसे जाते हैं, ये बनाने से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट को ये मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस दरमियान में होता है कोई भी मॉलिक्यूल हो और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। हम इसको मॉलिक्यूल को चेंज करना चाहते हैं आयन में। अगर हम कोई यहां से नेगेटिव चीज भेजें तो नेगेटिव जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहां से कोई पॉजिटिव चीज गुजारते हैं तो पॉजिटिव ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है। अगेन ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले भी इलेक्ट्रॉन निकल गया था, पहले रिपल्शन की वजह से निकला, अब अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो आपके पास पॉजिटिव आयन पड़ेगा। या फिर हम ऐसा करते होते हैं कि इनको रेडिएशन देते हैं। तो ये आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, जिसमें से हमारे पास आयन फिर कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं वो ज्यादा हैं और नेगेटिव आयंस हैं वो कम है। और अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मॉलिक्यूलर आयन है इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, ये बनाया कैसे जाते हैं। तो इनके बनाने का जो तरीका है वो ये कि मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएंगे, ये फर्स्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं गैस ले ली जाती है। इस तरह से रेडिएशन जो है वो पास की जाएंगी, और जब रेडिएशन के ऊपर आएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और जब इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये सवाल अक्सर पूछ जाता है कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। एग्जांपल देना चाहें, कोई मॉलिक्यूल लिख के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, सही है, कोई मॉलिक्यूल लिख लो, N2 मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज। और कोई मॉलिक्यूल लेना चाहते हैं CH4, हमारे घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास जो है एग्जाम्पल होंगे मॉलिक्यूलर आयंस। नेक्स्ट हमारे पास अब डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। पहला पॉइंट तो आप यही कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल होता है जी, जबकि इस पे जो है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल जो है ये किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे। ये डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल है, बस आप इसको भी याद रखें। अगला टॉपिक जो है कल या तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये उसकी एक्चुअली डेफिनेशन है। और मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके होते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स मोस्टली जो है वो एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कि कोई गैस लेंगे, उसके ऊपर हम रेडिएशन डालेंगे,
उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो वो आयन बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। एशन के मानी होते हैं प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा अमल है जिसमें आयंस बन रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास स्टेबल स्पीशीज होती है। और मॉलिक्यूलर आयंस, फिर वही बात आ गई पीछे मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर न्यूट्रल है तो वो स्टेबल होगा, आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फौरन किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल के साथ आप यूं भी कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव है। अगर इसको रिएक्टिव कह दिया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये रिएक्टिव नहीं है। तो चलो यहां तक करते हैं, फिर रेडिकल्स जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे।